सुप्रभात बच्चों। आज हम ध्रुव स्वामिनी नाटक की तात्विक समीक्षा करेंगे। ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद की एक सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति है। ऐतिहासिक का मतलब इतिहास से संबंधित। इसमें नाटककार ने गुप्त युग प्रमुख घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए अधिकारों की समीक्षाओं को उठाया है। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में अपने बड़े पुत्र रामगुप्त के कायर, अयोग्य, विलासी और निर्लज्ज होने के कारण अपने छोटे पुत्र चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। सम्राट समुद्रगुप्त की विजय यात्रा के समय ध्रुव स्वामिनी के पिता ने अपनी पुत्री ध्रुव स्वामिनी को गुप्त कुल की वधू बनाने के लिए समर्पित किया था। यानी उनके बीच जो संधि हुई थी, संधि स्वरूप ध्रुव स्वामिनी के पिता ने आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र से जो राज्य का अधिकारी होगा उससे उसका विवाह करने का आश्वासन दिया था और समर्पित किया था। उस समय चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बनना निश्चित था, क्योंकि रामगुप्त जो ज्येष्ठ पुत्र था वह कायर था, विलासी था, अयोग्य था और निर्लज्ज था। तो चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बनना निश्चित था। इसलिए ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता थी, मंगेतर थी। वाग्दत्ता यानी मंगेतर थी। इसलिए ध्रुव स्वामिनी का विवाह चंद्रगुप्त से होना निश्चित हुआ। किंतु समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात महामंत्री शिखर स्वामी ने बड़े पुत्र रामगुप्त के साथ मिलकर एक षड्यंत्र करके और रामगुप्त के बड़े पुत्र होने की दुहाई देते हुए छल कपट द्वारा रामगुप्त को राज्य का उत्तराधिकारी बनाकर उसे सिंहासन पर बिठा दिया। यानी रामगुप्त को राज्य का अधिकारी बना दिया। ऐसी स्थिति में ध्रुव स्वामिनी का विवाह भी रामगुप्त से करवा दिया गया, क्योंकि संधि की शर्तों के अनुसार ध्रुव स्वामिनी उस राजा की महारानी बनेगी जो राज्य का अधिकारी होगा। किंतु रामगुप्त की कायरता, अयोग्यता एवं छल कपट के कारण ध्रुव स्वामिनी उससे घृणा करती है, उसे कभी प्रेम नहीं करती। नाटक का सारांश इस प्रकार है, यानी जो इसका कथानक है, जो कथा वस्तु है, उसका हम वर्णन करने जा रहे हैं। संपूर्ण नाटक को 3 भागों में बांटा गया है। संपूर्ण नाटक को 3 भागों में बांटा गया है। यानी पहले गुप्त साम्राज्य का वर्णन है पहले अंक में, दूसरे अंक में सकराज और रामगुप्त के बीच जो संधि की शर्तें हैं उसका वर्णन है, और तीसरे अंक में सकराज की हत्या करने के बाद रामगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों भाइयों के बीच जो वार्तालाप होता है और सभी योग्य पंडितों के द्वारा रामगुप्त के विवाह को एक षड्यंत्र कहा जाता है, राज्य हथियाने को छल कपट कहा जाता है और विवाह से मोक्ष की कामना की जाती है और ध्रुव स्वामिनी का विवाह चंद्रगुप्त से हो जाता है। तो इस नाटक में प्राचीन समय की यानी हमारी ऐतिहासिक समय की समस्याओं को उजागर किया गया है। तो आज हम इस नाटक के कथानक के आधार पर तात्विक समीक्षा करेंगे, नाटक की समीक्षा कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कथा वस्तु। नाटक में जो हम समीक्षा करते हैं तो उसका जो प्रमुख 6 आधार होते हैं उसमें कथा वस्तु यानी विषय वस्तु प्रथम आधार होता है। कथा वस्तु ध्रुव स्वामिनी एक ऐतिहासिक नाटक है। विषय कहाँ से लिया गया है? इतिहास से। इसकी कथा वस्तु इतिहास सम्मत है, इतिहास का ही वर्णन है इसकी कथा वस्तु में। कथा वस्तु किसी भी नाटक का मूल आधार होता है, जिसके आधार पर संपूर्ण नाटक का खाका खींचा जाता है। यानी संपूर्ण नाटक का ढांचा कथा वस्तु होती है, संपूर्ण नाटक उसी पर आधारित होता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा वस्तु के आधार पर समीक्षा करने से पहले संक्षिप्त कथासार को जानना आवश्यक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक 3 अंकों में बटा हुआ है। प्रथम अंक रामगुप्त के शिविर से आरंभ होता है, दूसरा अंक सकराज के शिविर में आरंभ होता है और तृतीय व अंतिम अंक का पर्दा शकदुर्ग के भीतरी प्रकोष्ठ में राजमहल के अंदर होता है और ध्रुव स्वामिनी नाटक का अंत होता है। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है, इतिहास से ली गई घटना है। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके उसकी पत्नी से विवाह
कर लिया था, परंतु इस नाटक में सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा उठाए गए इस कदम के पीछे कारणों की जो पड़ताल की गई है। ऐसा माना जाता है कि रामगुप्त अत्यंत कायर है और विलासी प्रवृत्ति का था और सम्राट बनने के लिए सर्वथा अयोग्य था। इसलिए सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने छोटे पुत्र चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, परंतु रामगुप्त अपने अमात्य शिखर स्वामी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचता है और चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता पत्नी यानी मंगेतर को तथा उसकी प्रेयसी ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेता है और स्वयं राज्य का राजाधिकारी बनकर सिंहासन पर बैठ जाता है। चंद्रगुप्त उसको सहन करता जाता है, लेकिन जब रामगुप्त अपने राज्य की शासन व्यवस्था को अच्छे से संभाल नहीं पाता, शकराज से युद्ध में हार जाता है और शकराज की संधि को स्वीकार कर लेता है। वह अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को भी शकराज को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है। उस समय चंद्रगुप्त के सब्र का बांध टूट जाता है जब रामगुप्त अपनी कायरता की सभी हदों को पार करते हुए अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शकराज को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है। चंद्रगुप्त अपने राज्य की और अपने मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। वह अपने राज्य की मर्यादा के लिए अपना बलिदान देने के लिए भी तैयार हो जाता है। चंद्रगुप्त स्वयं ध्रुव स्वामिनी के वेश में शकराज के शिविर में जाता है और उसका वध कर देता है। रामगुप्त जो कायर है वह डरता है और वह शकराज की सभी शर्तों को मान लेता है। ध्रुव स्वामिनी उसे मध्यप कायर एवं कलियुग समझकर उससे घृणा करती रहती है। शकराज उसके राज्य पर आक्रमण कर देता है और शिविर को घेर लेता है और संधि स्वरूप जो ध्रुव स्वामिनी की मांग करता है और अपने सामंतों के लिए स्त्रियों को उपहार में देने की शर्त रखता है। कायर रामगुप्त इन सभी शर्तों को स्वीकार कर लेता है, परंतु चंद्रगुप्त अपनी बुद्धि एवं वीरता द्वारा सामंत कुमारों का हृदय जीत लेता है। इस प्रकार चंद्रगुप्त अपने वंश की लाज रख लेता है, किंतु रामगुप्त विजय का समाचार सुनकर वहां पहुंचता है तथा विरोध करने पर वह सामंत कुमारों एवं चंद्रगुप्त को बंदी बनाने के लिए सैनिकों को हुक्म देता है। ध्रुव स्वामिनी इसका कड़ा विरोध करती है और रामगुप्त के सैनिक उसे भी बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त बेड़ियों को तोड़कर मुक्त हो जाता है। जो लोह श्रृंखलाएँ होती हैं, जंजीरें होती हैं, उनको तोड़कर मुक्त हो जाता है तथा अपने अधिकारों की मांग करता है। उधर पुरोहित भी ध्रुव स्वामिनी को रामगुप्त के राक्षस विवाह से मुक्त कर देते हैं। वो भी कह देते हैं कि रामगुप्त ने छल कपट से चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता पत्नी से विवाह किया और उस समय भी वह मदिरा में लीन था, तो इसलिए मदिरा पीकर किए गए विवाह को एक राक्षस विवाह की संज्ञा दे दी जाती है। पुरोहितों के कहने पर रामगुप्त की प्रताड़ना करते हैं सभी लोग। रामगुप्त अवसर पाकर चंद्रगुप्त पर वार करना चाहता है, किंतु एक सामंत कुमार उसी समय रामगुप्त पर प्रहार करके उसे गिरा देता है, उसे मार देता है। सभी सामंत कुमार और सैनिक ध्रुव स्वामिनी एवं चंद्रगुप्त की जय जयकार करते हैं तथा इसके साथ ही नाटक समाप्त हो जाता है। अतः नाटक के कथानक को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ध्रुव स्वामिनी का कथानक जो है अत्यंत लघु है। इसमें इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय है, दोनों का वर्णन किया गया है। कथानक 3 अंकों में विभाजित है और जो तीनों अंक सुगठित हैं, घटनाएं कड़ी से जुड़ी हुई है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी सुगठित रूप से जुड़ी हुई है। इसमें कथानक के विकास की सभी अवस्थाएं विद्यमान हैं। प्रस्तुत कथानक में उत्सुकता है और नूतन उद्भावनाएं, नई सोच का वर्णन किया गया है, वो लगातार बनी रहती है। इस प्रकार अंत में चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेता है और चंद्रगुप्त सम्राट व ध्रुव स्वामिनी सम्राज्ञी बन जाती है। ध्रुव स्वामिनी नाटक कथा वस्तु रोचक है, सुगठित है, स्वाभाविक है। गीतों के समावेश से कथानक कथा वस्तु अधिक मार्मिक, संवेदनशील व प्रभावशाली बन चुकी है। तो हमने इसमें नाटक के प्रथम तत्व कथा वस्तु के बारे में अध्ययन किया, यानी प्रथम तत्व कौन सा होता है? कथा वस्तु। अब हम नाटक का दूसरा तत्व पात्र अथवा चरित्र चित्रण, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी नाट्य कृति की
सफलता असफलता में पात्र योजना निर्णायक भूमिका निभाती है। यानी जिन पात्रों को लिया गया है, जो पात्रों की योजना की गई है, पात्र कैसे हैं, यही उसकी सफलता व असफलता को निश्चित करते हैं। पात्र ही कथा वस्तु को गति प्रदान करते हैं। रंगमंच पर पात्रों के माध्यम से ही संपूर्ण नाटक प्रदर्शित किया जाता है। सभी पात्र नाटक में स्वाभाविक भूमिका निभाते हुए प्रतीत होते हैं। कोई भी पात्र अनावश्यक नहीं लगता। तो इस नाटक में जो प्रमुख पात्र हैं वो ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि यह नाटक ज़्यादा लंबा न होने के कारण इसमें पात्र भी सीमित लिए गए हैं। पुरुष पात्रों में हैं चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शकराज, मिहिरदेव, शिखर स्वामी आदि ऐतिहासिक पात्र हैं। इसके साथ साथ स्त्री पात्रों में है ध्रुवस्वामिनी, कोमा, मंदाकिनी। मंदाकिनी और कोमा काल्पनिक पात्र हैं। इस नाटक में नाटककार ने पात्रों के चरित्र चित्रण में तुलनात्मक विरोध की शैली का प्रयोग किया गया। तुलनात्मक, जैसे कि रामगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों भाइयों के बीच तुलना की गई है कि एक जो है वह कितना उच्च कोटि का नायक है, जिसमें साहस, वीरता, सहनशीलता, राष्ट्रभक्ति, अपने वंश की मर्यादा का पालन करने की जो जज्बा है आदि दिव्य श्रेष्ठ गुणों का वर्णन किया गया है। वास्तव में चंद्रगुप्त इस नाटक का नायक स्वीकार किया जा सकता है। इसके साथ साथ ध्रुवस्वामिनी के सद्गुणों की वर्णन किया गया है कि ध्रुवस्वामिनी कैसी है। ध्रुवस्वामिनी में ममता है, प्रेम की भावना है, सहनशीलता है, दया है और नारी सुलभ सभी गुण ध्रुवस्वामिनी के अंदर विद्यमान है। वह अपने वंश की मान मर्यादा के लिए, अपने पिता द्वारा दिए गए वचन का पालन करने के लिए रामगुप्त जैसे कायर, विलासी एवं मध्यप राजा से भी विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। चंद्रगुप्त को ध्रुवस्वामिनी नाटक का नायक कहा जाता है। वह मानवीय गुणों से युक्त है। अपने बड़े भाई रामगुप्त के द्वारा जबरन सत्ता हथिया लेने तथा अपनी वाग्दत्ता पत्नी ध्रुवस्वामिनी के खो देने के बाद भी वह अपने बड़े भाई का विरोध नहीं करता, लेकिन मन ही मन वह ध्रुवस्वामिनी से प्रेम करता रहता है और चाहकर भी उसे भुला नहीं पाता। यह मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुकूल है। एक तरफ वह अपने व्यक्तिगत कष्टों की अभिव्यक्ति करता है, यानी जो उसे कष्ट होते हैं अभिव्यक्ति करता है, लेकिन अन्य जगह पर वह अपने वंश की मान मर्यादा को, लाज को बचाए रखने के लिए दृढ़ संकल्प रहता है। पात्रों के अंतर्मन के द्वंद्वों का चित्रण भी अत्यंत सूक्ष्मता पूर्वक किया गया है। अंतर्द्वंद्व का मतलब मानसिक द्वंद्व जो है, मानसिक सोच विचार जो उनके मन में चलता रहता है, उसका चित्रण भी अत्यंत सूक्ष्मता पूर्वक किया गया है, जिससे पात्रों के आंतरिक व्यक्तित्व का आभास होता है। यानी पात्रों के मन में चलने वाली जो उलझन है उनका वर्णन किया गया है। दो जो श्रेष्ठ पात्र हैं इस नाटक के, ध्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त, उनका व्यक्तित्व जो है विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्षशील रहकर संघर्ष करने के कारण अत्यंत सजीव बन पड़ा है। चंद्रगुप्त का स्वर ध्रुवस्वामिनी के स्वर से मिलता है, यानी दोनों के गुण मिलते हैं। वह अन्याय का विरोध करते हैं दोनों, और जो अपने राष्ट्र की मान मर्यादा के लिए, अपने कुल की मान मर्यादा के लिए वह त्याग करने के लिए, अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए भी हर समय तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। उन्हें अपने जीवन से बढ़कर, अपनी जान से बढ़कर अपने वंश की मान मर्यादा का, अपने कुल के गौरव के बारे में सोचते हैं, और राष्ट्रभक्ति तथा देशभक्ति की भावना उनमें कूट-कूट कर भरी हुई है। चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी दोनों पात्र अंतर्द्वंद्व से जूझते हुए प्रकट होते हैं, जो अपने मन की भावनाओं को दबाकर एक दूसरे से विलग होकर भी जीने को विवश है। एक दूसरे से अलग रहते हुए भी वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं। रामगुप्त, शिखर स्वामी और शकराज के पात्र मानव की बुरी प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी रामगुप्त कायर है, विलासी है, मध्यम है। वह अपने भाई से ईर्ष्या भाव रखता है। ध्रुवस्वामिनी को हर समय संकालु दृष्टि से देखता है, हर समय उसके पीछे दासियां लगी रहती है, और वह हर समय इसी उलझन में रहता है कि कहीं ध्रुवस्वामिनी अब भी चंद्रगुप्त से प्रेम तो नहीं करती। तो इस प्रकार रामगुप्त के जो संकालु स्वभाव है
विलासी है, मद्यप है, कायर है और अपने राज्य के मान सम्मान के लिए वह पीछे हट जाता है और संधि की सभी शर्तों को मान लेता है, तो इसलिए उसकी बुरी प्रवृत्तियों का उजागर होना है। कोमा, मंदाकिनी और मिहिरदेव के पात्र यद्यपि नाटक में थोड़े समय के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी अपना असीम प्रभाव छोड़ देते हैं, अमिट प्रभाव छोड़ जाते हैं। कुछ आंशिक त्रुटियां होने के बावजूद पात्र एवं चरित्र चित्रण के दृष्टिकोण से ध्रुव स्वामिनी एक सफल रचना कही जा सकती है, क्योंकि इस नाटक के जो प्रमुख नायक पात्र हैं चंद्रगुप्त और नायिका जो है ध्रुव स्वामिनी, वो उदात्त गुणों से परिपूर्ण है, श्रेष्ठ गुणों से परिपूर्ण है। जो एक राजा के अंदर जैसे गुण होने चाहिए वैसे ही गुण उन दोनों के अंदर विद्यमान है। राजा को उदात्त गुणों से, सर्वश्रेष्ठ गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए। वह अपने राज्य की अस्मिता के लिए, नारी सम्मान के लिए, अपने प्राणों को त्याग करने के लिए भी तत्पर रहता है। तो इस प्रकार पात्र योजना की तरफ से, पात्र योजना की दृष्टि से प्रस्तुत नाटक को एक सफल नाटक कहा जा सकता है, क्योंकि इसके पात्र अपने सर्वश्रेष्ठ गुणों के कारण अपने कथानक को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं। नाटक का तीसरा प्रमुख तत्व होता है संवाद व कथोपकथन। संवाद यानी बातचीत। संवाद नाटक का महत्वपूर्ण तत्व होता है। नाट्य कृति में संवाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संवाद जो है कथानक के अनुकूल होने चाहिए, यानी जैसी विषय वस्तु है, जैसा नायक है, जैसा पात्र है, उसी के अनुसार जो संवाद है वो नाटक को रोचकता, सजीवता, प्रभावमयता प्रदान करते हैं। संवाद जो हैं वो कथानक को गति प्रदान करते हैं और वहीं साथ ही साथ पात्रों के चरित्र के रहस्य को उद्घाटित करते हैं। ध्रुव स्वामिनी के संवाद जो हैं अत्यंत सरल हैं, सहज हैं एवं स्वाभाविक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के संवाद भावानुकूल एवं पात्रानुकूल है। भावों के अनुसार, मन की वृत्तियों के अनुसार, मानसिक सोच के अनुसार तथा पात्रानुकूल यानी पात्रों के अनुसार। इसके संवादों में कहीं भी अनावश्यक विस्तार नहीं है, यानी जो छोटे छोटे संवाद हैं वो बहुत अधिक अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं। रंगमंच पर छोटे संवाद अधिक प्रभावशाली दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबे कथन दर्शक समझ नहीं पाता है, उसे समझने में उनकी जटिलता के कारण उसे समझने में कठिनाई होती है, इसलिए छोटे छोटे संवाद अधिक प्रभावपूर्ण होते हैं। रंगमंच पर छोटे संवाद ही प्रभावशाली होते हैं, लेकिन साहित्यिक नाटक में कई बार बड़े बड़े संवाद कई दार्शनिक पहलू को उजागर करते हैं। इस नाटक में पात्रों के अनुकूल जो संवाद हैं वो पात्रों के अनुकूल है। जब रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी की भेंट स्वरूप सकराज के पास भेजने के लिए तैयार हो जाता है तो ध्रुव स्वामिनी टूट जाती है और रामगुप्त के समक्ष समर्पण करते हुए कहती है, हालांकि उसने उसे अपना पति कभी स्वीकार नहीं किया, उसने कभी सकराज से बात तक नहीं की, रामगुप्त से कभी बात तक नहीं की, लेकिन जब रामगुप्त उसे संधि स्वरूप भेजने के लिए तैयार हो जाता है तो वह नारी सुलभ जो लज्जा होती है, नारी सुलभ जो ममता होती है, उस भावना के कारण वह अपने कायर पति को अपना सब कुछ मान लेती है और उसके सामने गिड़गिड़ाती है, रामगुप्त के समर्पण करती है। वह कहती है कि मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। यदि तुम मुझे संधि स्वरूप दे दोगे तो तुम्हारे आत्म स्वाभिमान को भी ठेस पहुँचेगी, तुम्हारे वंश की मर्यादा, तुम्हारे कुल की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। राजा, आज मैं शरण की प्रार्थनी हूँ, आज मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मैं तुम्हारे सामने प्रार्थना करती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, यानी मैंने तुम्हें कभी अपना पति नहीं माना, लेकिन आज मेरा अहंकार जो है वो चूर चूर हो गया है, आज मेरा अहंकार भाव समाप्त हो गया है, मैं तुम्हारी होकर रहूँगी। इस कथन से प्रतीत होता है कि एक नारी अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए, अपने गौरव की रक्षा के लिए, अपनी मर्यादा के लिए, अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए जैसा भी व्यक्ति उसके साथ होता है, जिस व्यक्ति के साथ उसका विवाह हो जाता है, वह उसे परमेश्वर के स्वरूप पूजती है, वह अपने पति को ही अपना सब कुछ मानती है, उसे परमेश्वर मानती है।
तो इन संवादों के द्वारा, इन कथनों के द्वारा व्यक्त होता है कि जो ये कथन है वो प्रभावशाली है। नाटक में कहीं कहीं सौगत कथनों का प्रयोग भी किया गया है। ध्रुव स्वामिनी के जो कथन हैं वो अंतर्द्वंद्वों को अभिव्यक्त करते हैं, उसके मन में चल रही हलचल को, उसके मन में चल रही उलझनों को व्यक्त करते हैं और कथानक को संपूर्ण गति से परिचित करवाते हैं। कोमा के कथन भी ऐसे ही साबित होते हैं। इन कथनों के द्वारा हमें पता चलता है कि कथानक संवाद की दृष्टि से भी ध्रुव स्वामिनी नाटक एक सफल नाटक है। इसमें उसके गुणों का वर्णन किया गया है। संवादों के द्वारा प्रभावशीलता बनी रहती है। नाटक के अंत में मंदाकिनी भूलवश ध्रुव स्वामिनी को भाभी कह जाती है। तो ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त के प्रति अपने हृदय में छपे प्रेम को व्यक्त करना चाहती है, क्योंकि जब मंदाकिनी उसे भाभी कहती है तो ध्रुव स्वामिनी कहती है कि तुम मुझे किस वजह से भाभी कह रही हो, और वह चंद्रगुप्त के प्रति अपने हृदय में छिपे हुए प्रेम को भी व्यक्त करती है। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि मंदा, भूल से ही तुमने आज एक बहुत प्यारी बात कह दी। चाहे तुमने हालांकि भूल की है, लेकिन तुमने आज एक बहुत प्यारी बात कह दी। उसे क्या लौटा लेना चाहती? हाँ, यदि यह सत्य होता। वह कहती कि यदि यह सत्य होता तो मैं कितने धन्य होती, यदि मैं तुम्हारी भाभी होती तो मैं कितनी धन्य होती। इस प्रकार ध्रुव स्वामिनी की मानसिक वृत्ति को, मानसिक परिस्थिति को, मानसिक स्थितियों को व्यक्त करने वाले ये नाटक अत्यंत प्रभावशाली बन पड़े हैं। यद्यपि नाटक में तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है, इसके बावजूद संवाद जो हैं सरल हैं, सहज हैं, स्वाभाविक हैं और कथानक को गति प्रदान करते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रयुक्त संवादों में भावुकता की अधिकता के कारण सर्वत्र क्या है, सरसता बनी हुई है, संदिग्धता, कोमलता बनी हुई है, और ध्रुव स्वामिनी के ये संवाद ही जो हैं उसके कथा वस्तु को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि कितना आलिंगन पूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितना अनुभूतिपूर्ण था जो मैंने महसूस किया वह एक क्षण का आलिंगन कितना भावुकतापूर्ण था और कितना संतोष से भरा हुआ था। तो इन संवादों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ध्रुव स्वामिनी के मन में चंद्रगुप्त के प्रति जो प्रेम भाव था वो किस, जो सात्विक प्रेम था उसके मन में, तामसिक प्रेम न होकर सात्विक प्रेम की जो भावना थी वो कैसे थी और किस प्रकार वह चंद्रगुप्त को से प्रेम करती है, लेकिन अपने वंश की मर्यादा के लिए, वंश में किसी प्रकार का उपद्रव न हो, विद्रोह न हो आदि भावनाओं को व्यक्त नहीं करती और अपने वंश की मर्यादा के लिए चुप रहती है।